नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में आप सभी राष्ट्रप्रेमी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है राष्ट्रीय जागरण अभियान। हर सप्ताह राष्ट्र के विचारों के साथ हम आपसे मिलते हैं। ये हमारी चैनल ब्रह्मनाद में। दोस्तों, इस अंक से हम थोड़ी सी तब्दीलियां कर रहे हैं। अब के हम हर सप्ताह राष्ट्र से संबंधित कोई एक विचार होगा या कोई एक घटना होगी, उस पर आपसे विचार विमर्श करेंगे। वीडियो बहुत छोटा करने की हमारी कोशिश है, अतः आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे लक्ष्य के साथ रहिए, राष्ट्रीय जागरण अभियान का हिस्सा बनिए और यह हमारा वीडियो आप शेयर करें, कमेंट करें। जितनी तथ्यों की जानकारी हमें होगी या जो चर्चा में होंगे, उसके बारे में हम हमारे विचार आपके सामने रखेंगे। जो राष्ट्र को मजबूत करते हों, ऐसे विचार हम रखेंगे ताकि आप उसे अपने दोस्तों में भी बांट सकें। हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलें। दोस्तों, आज़ादी के अमृत काल में हम ज्यों-ज्यों 2024 के आम चुनाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राजकीय उत्तेजना उतनी ही बढ़ती जा रही है। उत्तेजना बढ़ती जा रही है, उससे राष्ट्र के समाज में गर्मी भी बढ़ती जा रही है और जो राजनीतिक समाज है उसमें एक तीव्रता आ रही है। घटनाओं में आ रही तीव्रता माहौल को और भी गर्म बना रखा। दोस्तों, इस अंक में हम देखेंगे इस सप्ताह में हुई राहुल जी की सूरत कोर्ट में जो फैसला आया, उससे उनकी जो सदस्या गई, उनके बारे में हम कुछ अहवाल देखेंगे। तो आइए देखें पहले उस घटनाक्रम को, फिर रविशंकर प्रसाद जी ने उस पर क्या जवाब दिया वो भी देखें, और उसके बाद देश के विख्यात विजय सरदाना जी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है, नियम क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, जो हर एक लोगों को लागू होता है। भारतीय संविधान में एक आम आदमी को जो लो लागू होता है वही राहुल जी को लागू होगा। ये राहुल जी को भी समझना चाहिए, कांग्रेस को भी समझना चाहिए और हर ऐसे खास आदमी जो अपने को पहचानता है उनको भी समझना चाहिए कि हमें इन लोगों का संविधान की जो बताई गई मार्गदर्शक रेखा है उनका आदर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले एक छोटा सा वीडियो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने साल 2019 में मोदी सरनेम के नाम पर बयान देने के चलते मानहानि के केस में दोषी पाया है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में पेश हुए और 27 मिनट के सवाल जवाब के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल के वकील के द्वारा कोर्ट में तुरंत ही जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी गई, जिस पर राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत भी दे दी गई है। राहुल गांधी के ऊपर यह मुकदमा पिछले 4 सालों से चल रहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने राहुल से बयान को लेकर सवाल किया तो राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं थी, मैंने तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। जज ने सजा देने के बाद राहुल गांधी से सवाल किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो इस पर राहुल गांधी के वकील ने कहा कि इस मामले में किसी को कोई भी नुकसान या चोट नहीं पहुंची है, अंत हमें दया अर्जी नहीं करनी है। शिकायतकर्ता के वकील की तरफ से यह भी दलील दी गई कि जिसने कानून बनाने वाले ही
कानून का उल्लंघन करेंगे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। सूरत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जस्टिस एस वर्मा ने राहुल गांधी को आईपीसी 500 के अंतर्गत दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। राहुल के इस बयान पर सूरत पश्चिम के एमएलए पुणेश मोदी ने दर्ज किया था। पुणेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। हम आखिरी सांस तक इस मामले को लेकर लड़ते रहेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पुणेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया था, ना कि पुणेश मोदी को। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहे हैं। बीजेपी हमेशा से उनके बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहती है। राहुल गांधी की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर के आसपास पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस की कई कंपनियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर पहले से ही सुरक्षा में तैनात कर दी गई थी। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मोदी और अडानी के रिश्ते पर गर्मजोशी से सवाल किए। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर हमले की बात दोहराई और बिना डरे लड़ाई जारी रखने की बात कही। कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते नहीं। मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर पलटवार किया। राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। जहां तक बात है राहुल गांधी की सदस्यता की, देखिए इसमें 3-4 कानून एक साथ हमें समझने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले जो कानून आया डिफेमेशन का, जिसमें ये कहा था कि आपने किसी कम्युनिटी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि उससे मानहानि हुई है, उस कम्युनिटी को मतलब ऑफेंड फील किया है कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और उन्होंने इस तथ्य को देखा और उसके बाद उन्होंने 2 साल की सजा सुना दी। तो एक तो कार्रवाई हुई डिफेमेशन एक्ट के अंदर, जिसको हम आईपीसी में सेक्शन 499 एंड 500 दो जो अप्लाई हुए हैं उसकी बात हुई। दूसरा जो आता है, इसका फॉलो अप इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें सेक्शन 8 के अंदर 8(3) जिसको हम 8(3) बोलते हैं, उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा गया है कि अगर आपको किसी भी तरह की सजा होती है, अगर 2 साल या उससे अधिक, तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी।
1993 से पहले इसमें एक प्रोविजन ये था कि अगर आपको कन्विक्ट घोषित कर दिया जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा तो आपके पास अपील का एक मौका था और आप जब तक आपके ऊपर फैसला नहीं होता तब तक आप सदस्य बने रह सकते हैं। इसको लिली थॉमस के जजमेंट में ये सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 84 था उसको निरस्त कर दिया कि ये प्रिविलेज क्यों मिलेगा किसी मतलब कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कि आप क्रिमिनल लोअर कोर्ट से घोषित हो गए, अब आप हाई कोर्ट में उसकी 20 साल अपील करते रहिए, डिले होता रहेगा, तब तक आप पब्लिक लाइफ में एंजॉय करते रहिए कन्विक्ट होने के बाद भी। ये थोड़ा सा इलॉजिकल था और सुप्रीम कोर्ट ने उस इशू को स्ट्रक डाउन कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप कन्विक्टेड घोषित होते हैं तो आप टेक्निकली उसी समय से अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, आप उसको खो देते, चाहे आप एमएलए हो या आप एमपी हो, कोई भी हो। अब सवाल यह आता है कि राहुल गांधी साहब की स्थिति में क्या होगा। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जैसा भी आप कहें, ये कहीं पे भी एक्सेप्शन क्लॉज किसी कानून में नहीं है कि अगर कोई किसी खास पार्टी से होगा या परिवार से होगा या स्थिति में होगा तो उसको ये एक्सेप्शन होगा। ऐसा कहीं एक्सेप्शनल क्लॉज या इस तरह का कोई कंसेशन किसी इंसान के लिए कानून में नहीं है। इसका मतलब कानून की नजर में सब बराबर है। यहां तक बात भी क्लियर हो गई। अब सवाल आता है दूसरा कि उसके बाद जब लोकसभा स्पीकर ने एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द लॉ उन्होंने जब सेक्रेटरी जनरल लोकसभा ने इशू कर दिया कि आपकी सदस्यता खत्म होती है बिकॉज ऑफ कोर्ट ऑर्डर, तो अब स्थिति ये है। अब इसमें एक नया इंटरेस्टिंग डायमेंशन निकल के आएगा। मान लीजिए कि अपील होती है और होगी, जब अपील होगी और हायर कोर्ट में मैटर जाएगा और अगर हायर कोर्ट ने मान लीजिए आपके कन्विक्शन को बरकरार रखा और साथ में आपकी सजा कम कर दी, 2 साल से कम कर दी, तब क्या होगा? क्या आपको 2 साल की सजा और कन्विक्शन का मुद्दा दोनों कोरिलेट होना है? एक हिसाब से तो है, लेकिन मुद्दा यह है कि आपका कन्विक्शन हटता है या नहीं। मान लीजिए कि ऑन टेक्निकल मैटर्स कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उच्च मतलब हायर जुडिशरी ये कह दे कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ये मानहानि है, ये एक जिसे कहते हैं कि भावना में बहा हुआ एक स्टेटमेंट था, इसके पीछे इंटेंशन नहीं था वगैरह वगैरह, जो उनके वकील जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि एक टोकन पनिशमेंट दे के उनको कहे ठीक है आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप सजा काट लीजिए और उसके बाद आप वार्निंग के साथ आपको छोड़ दिया जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो स्थिति है वो कल जो जजमेंट आया उसके ऊपर है। आने वाले दिनों में हायर जुडिशरी जो डिसीजन लेगी उससे इस पूरे प्रोसेस में क्या फर्क आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके कई इंप्लीकेशन होंगे। एक चैप्टर तो क्लोज हो गया कि आपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको आपने डिसमिस कर दिया या आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दिया, अमान्य कर दी। अब अगर मान लीजिए उनके ऊपर कोर्ट के अपील के बाद अगर सिचुएशन बदलती है तो क्या उनकी सदस्यता वापस ली जाएगी या उनको वापस इलेक्शन करके वापस आना पड़ेगा? अब यह सोचने की बात है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अभी हम उस पर गैस नहीं करेंगे क्योंकि इसके कई और पहलू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मॉरली और टेक्निकली राहुल गांधी साहब को एक बार तो कोर्ट्स ने कन्विक्ट घोषित कर दिया है। अब बाकी पॉसिबिलिटीज जो भी हैं वो टेक्निकलिटीज हैं। आप जस्टिफाई करें कि नहीं ये हर्ट ज्यादा नहीं हुआ है, हर्ट कम हुआ है, इंटेंशन ये नहीं था, इंटेंशन वो नहीं था, क्योंकि आप अब रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं तो रिलीफ में अब आपको जो भी कहानी सुनानी है आप सुनाएंगे। अब ये जजेस के ऊपर है कि वो उस कहानी को कितना वेटेज देते हैं और उसमें कितना ह्यूमन कंसिडरेशन या पॉलिटिकल कंसिडरेशन या कोई और कंसिडरेशन प्ले करेगा रोल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, ये घटनाएं जो इस सप्ताह हुई उसका एक सारांश है ये छोटा सा वीडियो। अब इस घटना के पर हमें सोचना है कि इस घटना में से क्या निकलता है। देखिए, सबसे पहले
हमारी चिंता है हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को और हमारी लोकशाही परंपरा को कैसे सुरक्षित रखना और कैसे आगे बढ़ाना। देखिए, लोकशाही में जनगण ही अधिनायक होता है, जनता ही सब कुछ होती है। जन भावनाओं का सर्वोपरि आदर होना चाहिए लोकतंत्र में, और जन भावनाओं के समक्ष हर एक को नम्रता से नतमस्तक होना चाहिए। प्रबुद्धता है, यही परिपक्वता है और यही संस्कारिता है। हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पता नहीं क्यों लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें कभी कोई सामंतशाहीपन दिखाई देता है, कभी कोई अंग्रेज अमलदार शाही दिखाई देती है। अभी तक लोकतंत्र का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होता है लोकतंत्र का, वो उनकी व्यक्तित्व में हमें दिखाई नहीं देता है। लोकतंत्र में नेता का व्यक्तित्व नम्र होना चाहिए, सबके अनुकूल होना चाहिए, राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए और समभावी होना चाहिए। ऐसा दिखाई नहीं देता है। आप जब भी हमारे नेताओं के वक्तव्य देखेंगे या उनके विचारों देखेंगे या वो किस तरह से वो लोकतंत्र के जो पर्व होता है, चुनाव होता है, उसमें जा रहे हैं, वो सब घटनाएं हम देखते हैं तो क्षुब्ध हो जाते हैं। क्योंकि कहीं वंश परंपरावाद का वो लोग ठेका लेते हैं, कहीं तुष्टीकरण का, कहीं ऐसे अलगाववादी और गुंडावादी तत्वों का सहारा लेते हैं। बस एक उसमें कोट यही है कि वो काम नहीं करते और निष्पक्ष वहीवट नहीं दे सकते हैं, वही उसका अज्ञान है। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा खतरा है। विपक्ष भी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, विचारों से अनुकूल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए और सामंतशाही और अंग्रेज अमलदार शाही के विचारों से दूर होना चाहिए। दोस्तों, अहंकार ये सामंतशाही का दुर्गुण है। ये हमने देखा है, बहुत सालों की गुलामी में हमने यही देखा कि या तो राजा रजवाड़े या नवाब या बादशाह या फिर अंग्रेज अमलदार आम भारतीय को कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कह सकता था। अब जनता का राज है। 2024 से सत्ता से दूर हुई कांग्रेस ने अपनी छवि में कोई परिवर्तन नहीं किया दोस्तों। एक तरह से उसमें लघुता ग्रंथि आ गई और उसकी जगह अभिमान ने ले लिया। अभी तक वो समझते हैं कि हुकूमत हमारी है। हुकूमत विपक्ष की भी होती है, लेकिन वो जनता के दिल में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी कचहरियों में हो। 10 साल हो गए, 2014 से आप देखिए, कांग्रेस ने एक बार भी पार्लियामेंट अच्छी तरह से, ठीक तरह से चलने नहीं दी। किसी न किसी बात पर उन्हें हो हल्ला मचाया और जनता का पैसा भी बर्बाद हुआ। उनकी कोई जवाबदेही उनकी है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो जनता को भी अब चुप नहीं बैठना है। जनता में जो सिविल सोसाइटी वाले हैं या सोशल मीडिया में हमारे जो दोस्त काम कर रहे हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, 10 साल की पराजय की परिस्थिति को कांग्रेस पचा नहीं पाई। कोई वैचारिक नयापन अभी भी उसमें दिखाई नहीं दिया। हालांकि कभी कभार उसके अधिवेशन होते रहते हैं, चुनाव थोड़े थोड़े होते रहते हैं, लेकिन उसमें डमी आदमियों को चुना जाता है और दरबारी लोगों को प्राधान्यता दी जाती है। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी ने जो विदेश में बयान दिए, उनको आप फिर से ज़रा याद कर लीजिए। उन्होंने विदेश में कहा ही था कि विदेश की जो सत्ता है वो भारत में आकर दखल दे और लोकतंत्र को बचाए। ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह होता है दोस्तों, और अपने राष्ट्र की क्षमता और अपने देश की जनता में उनका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा एक दिवालियापन बता दिया उन्होंने। उनके सलाहकार जो हैं
वो बिल्कुल चापलूस लगते हैं। या तो उनको कुछ खबर नहीं है, या तो वो खबर है फिर भी राहुल जी को नीचे से नीचे के स्तर पर ले जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली चुनाव में उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया, राफेल का नारा दिया। ये सब से कोई चुनाव हो नहीं सका। अब इस चुनाव में वो अदानी का मुद्दा उछालेंगे, लेकिन इनसे कुछ बात होने वाली नहीं है। उनको बेरोजगारी के लिए विकल्प देना चाहिए, उनको शिक्षा के लिए विकल्प देना चाहिए, उनको विदेश नीति के लिए विकल्प देना चाहिए। ये सारी जो राष्ट्र को संबंधित बातें हैं, उन बातों में उनको विकल्प देना चाहिए। और अच्छी लीडरशिप वो दे रहे हैं, ऐसी जनता में विश्वास और एक तरह का ईमान पैदा करना चाहिए। उसमें अभी तक कांग्रेस पार्टी कोई काम ही नहीं कर रही। कांग्रेस क्या, कोई विपक्ष काम नहीं कर रहा। तो लगता ऐसा है कि अभी अभी जो विपक्ष सारे इकट्ठे हुए हैं वो ईडी और सीबीआई का रोना रो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हमारे अमल में कभी भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। हम सब ने देखा कि करोड़ों रुपए पकड़े गए, कितने ही बड़े बड़े घोटाले हुए। गैस के घोटाले से लेकर बंगाल में शिक्षा में घोटाला हुआ, शिक्षकों की भर्ती के लिए। फिर दिल्ली में आलीशान मकान 212 करोड़ का मकान 6 लाख 7 लाख में कुछ लिया गया। ये सब के बारे में उनको जनता के पास आकर खुलासा करना चाहिए। वो मोदी जी पर इसमें आक्रोश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये तर्कसंगत नहीं है। और भारत की जनता जो सूझबूझ वाली है, उनको ये पच नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि इसमें विपक्ष जो हैं वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये छवि विपक्ष की जानी चाहिए। सिर्फ लाल टोपी पहनने से कोई समाजवादी थोड़ा हो जाता है। उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में एक आम इंसान का स्वरूप झलकना चाहिए और आम भारतीय का दर्द छलकना चाहिए। दोस्तों, ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए हमें तो लगता है सब विपक्ष के जो अग्रणी है उसका और राहुल जी का भविष्य भी अंधकार की ओर जा रहा है। काश अभी भी वो जाग जाएं, अपनी भूलें सुधारे, माफ़ी मांगे और जो जो भूलें हुई है वो फिर से रिपीट नहीं करने का वादा करे। भारतीय जनता उदार है, वो उसके बारे में ज़रूर सोचेगी। सबसे पहले तो राष्ट्र नीति में से वंशवादी, भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरणवादी, अलगाववादी तत्वों का साथ छोड़ना चाहिए। वंशवाद नहीं, मेरे कुटुंब से फिर मेरा लड़का, फिर उसका लड़का, ये नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर जनता कब आगे आएगी। आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है। सालों तक नीतीश बाबू सत्ता में है, लेकिन बिहार की जनता तो वहीं की वहीं है। लालू प्रसाद जी बेचारे बिल्कुल गरीबी अवस्था में थे, उनमें से आज बहुत ही अच्छी व्यवस्था में वो आ गए हैं, लेकिन जनता कहाँ आ गई। ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में देखिए, ऐसे ही दूसरी जगह से देखिए, साउथ में देखिए, वही चल रहा है। तो दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जागरण अभियान के अंदर हमें राष्ट्र में ये चेतना फैलानी है कि हिंदुस्तान एक चेतनामय आत्मा है, एक ऐसी रोशनी है जो विश्व को रोशन कर सकती है, और वो अभी छलक रही है नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में। तो हमें नरेंद्र मोदी जी के विचारों का साथ देना चाहिए। जब तक वो प्रामाणिक है, जब तक वो अच्छे काम कर रहे हैं, भारत को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि वो दीर्घायु हो और भारत की लंबे अरसे तक सेवा करते हैं। दोस्तों, आज हम यहीं पर अपना वक्तव्य समापन करते हैं, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं कि इस विचार को आप ज़रूर दोहराइए, अपने दिल में सोचिए और हमें बताइए कि हमें इससे और क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज तो इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विचार, कुछ नई सोच के साथ आपको। तब तक नमस्कार। आप अपना खूब ख्याल रखिए और राष्ट्रीय जागरण अभियान को मजबूत करने का सोचें प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद।